अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ लेक्चर नंबर 10 10B कह लें आप इसको। और इसमें जो हमने स्टार्ट करना है वो है जी हाइपरबोलिक फंक्शंस। अब हाइपरबोलिक फंक्शंस आपने पहले पढ़े हैं या नहीं पढ़े, लेकिन रिकॉल करें कि ये जब आपके पास रियल वेरिएबल होता था तो जो डेरिवेटिव होता था साइन हाइपरबोलिक एक्स का वो कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता था। देखें, इसको साइन ऑफ एच एक्स नहीं पढ़ना, ये साइन हाइपरबोलिक एक्स है। इसी तरह से जो डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक एक्स का होता था वो साइन हाइपरबोलिक एक्स का होता था। एक्स रियल है, इसमें माइनस नहीं लगाना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। देखें, ये गलतियां हो जाती हैं। और इसके अलावा कुछ चीजें हाइपरबोलिक फंक्शंस की और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक जैसी होती थी। फॉर एग्जांपल साइन हाइपरबोलिक जीरो जीरो ही होता था, कॉस हाइपरबोलिक जीरो भी वन होता था, बिल्कुल वैसे ही। अब वो कहता है सिमिलरली इन केस ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जब हम डेरिवेटिव लेंगे साइन हाइपरबोलिक जेड का तो कॉस हाइपरबोलिक जेड होगा। ये तो मैंने इसको देख के लिखा है, इसको देख के लिखा है, यहाँ पे देख लें। और ये जो लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ कॉस हाइपरबोलिक जेड इज दिस वन, वो इसको देख के लिखा है। और वही चीज यहाँ पे भी हो रही है कि कॉस हाइपरबोलिक ऑफ जीरो इवन व्हेन जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर यहाँ पे जेड जीरो होता है तो वो वन के बराबर होता है। साइन हाइपरबोलिक ऑफ जीरो जीरो होता है। ये समझ लें कि सारा कुछ आपको गिवन है, ये सारा आपके पास गिवन है। अब ये तो सारा गिवन है, तो फिर करना क्या है? करना बिल्कुल वही है जो पहले आपने किया था। आपने मैक्लॉरेन सीरीज निकालनी है, किसकी? कॉस हाइपरबोलिक जेड की भी निकालेंगे, फिर साइन हाइपरबोलिक जेड की भी निकालेंगे, फिर मजीद रिजल्ट्स निकालेंगे। और यहाँ पे देख लें, ये डेरिवेटिव्स क्यों आपको बताए गए हैं, पहले आपने पढ़े या नहीं पढ़े? क्योंकि यहाँ पे देख लें, हमने डेरिवेटिव लेने हैं, जारी बात है डेरिवेटिव भी लेने हैं। फंक्शन की वैल्यू जीरो पे होनी हमें पता होनी चाहिए, तभी फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे जीरो पे बताई गई है दोनों की। फिर उनके डेरिवेटिव्स की वैल्यू जीरो पे, तो डेरिवेटिव तो बताओ ना। तो ये देखें ना, अगर फंक्शन आपके पास कॉस हाइपरबोलिक जेड है तो पहला डेरिवेटिव हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक जेड, उसके बाद डबल डेरिवेटिव हो जाएगा फिर कॉस हाइपरबोलिक जेड। और यहाँ पे देख लें कोई माइनस साइन नहीं आएगा, ठीक है। और इस तरह से जब आप वैल्यू लेंगे, यहाँ पे देख लें कॉस हाइपरबोलिक ऑफ जीरो क्योंकि वन के बराबर होता है तो एफ ऑफ जीरो वन। यहाँ पे जब जीरो करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो एफ डैश ऑफ जीरो जीरो। यहाँ पे जब आप जीरो करेंगे कॉस हाइपरबोलिक जीरो, वो फिर वन हो जाएगा, तो एफ डबल डैश ऑफ जीरो, ये फिर वन। अब ये सारी की सारी वैल्यूज आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। एफ ऑफ जेड आपके पास कॉस हाइपरबोलिक जेड था, वो ये लिखा हुआ है जो यहाँ सब्स्टिट्यूट हुआ है। एफ ऑफ जीरो जो आपके पास है वो वन था, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट है जो कि ये लिखा हुआ है। एफ डैश ऑफ जीरो जीरो है, ये टर्म जीरो हो गई, यहाँ नजर नहीं आ रही आपको। जेड स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल ये लिखा हुआ है। एफ डबल डैश ऑफ जीरो जो आपके पास है वो आपके पास वन के बराबर है, जो कि यहाँ पे है। अब ये टर्म यहाँ पे नजर नहीं आ रही, इसका मैंने पहले भी आपको जुबानी ही बताया था, अब भी जरा जुबानी बताने लगा हूँ, लेकिन ये कर लिया करें, इनको छोड़ा ना करें। वो इस तरह से है कि जब आप यहाँ से आगे डेरिवेटिव लेके जाएंगे, ट्रिपल डेरिवेटिव लेंगे, तो वो फिर साइन हाइपरबोलिक ऑफ जेड बनेगा। और उसके बाद जब चौथा डेरिवेटिव लेंगे वो फिर कॉस हाइपरबोलिक ऑफ जेड ही बनेगा। चौथा डेरिवेटिव भी कॉस हाइपरबोलिक ऑफ जेड ही बनेगा। और जो फोर्थ डेरिवेटिव है उसकी जो जेड इक्वल टू जीरो पे वैल्यू होगी वो वन होगी। यानी क्या बनती है? जेड फोर ओवर फोर फैक्टोरियल, और आगे फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो पे, तो वन बनती है ना, जुबानी बोला है। तो इसलिए जेड फोर ओवर फोर फैक्टोरियल। पिछली टर्म जो थी जेड क्यूब ओवर थ्री फैक्टोरियल, वो क्योंकि इसका जो अगला डेरिवेटिव है साइन हाइपरबोलिक है और उसकी वैल्यू जो आपके पास बनती है जीरो बनती है, जेड इक्वल टू जीरो पे, तो जो थर्ड डेरिवेटिव है वो जीरो हो जाएगा जीरो पे। ये अब मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। इसी तरह से यहाँ पे वो कह रहा है, ये सारे का आ गया, ये फ्रॉम वन वो यही है। अब इस तरह से साइन हाइपरबोलिक जेड का कर लें। पहला डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक जेड होगा, दूसरा डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक जेड होगा। जीरो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक ऑफ जीरो जीरो है, जो कि यहाँ आपको पास दिया हुआ है, यहाँ पे देख लें। और उसके बाद एफ डैश ऑफ जीरो यहाँ पे देख लें वन के बराबर होता है। यहाँ पे देख लें जेड को जीरो करेंगे, कॉस हाइपरबोलिक ऑफ जीरो वन के बराबर है, और यहाँ पे जब जीरो करेंगे ये भी जीरो, ठीक है। ये सिचुएशन होगी। अब देख लें आगे, आप अगली स्लाइड पे आपको ये फार्मूला नजर नहीं आना। आपने ये सारी की सारी वैल्यूज अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। एफ ऑफ जेड साइन हाइपरबोलिक जेड यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। एफ ऑफ जीरो तो यहाँ पे आपके पास आ गया जीरो, इसको सब्स्टिट्यूट ही नहीं करेंगे। एफ डैश ऑफ जीरो वन, यहाँ पे जेड आएगा, यहाँ पे जेड आएगा, पहली टर्म जेड आएगी। उसके बाद ट्रिपल, यहाँ पे डबल जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू भी जीरो पे जीरो, वो भी गायब हो जाएगा। जेड क्यूब ओवर थ्री फैक्टोरियल आपको जरूर यहाँ पे मिलेगा। जेड क्यूब ओवर थ्री फैक्टोरियल ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है? यहाँ से देख लें, ट्रिपल डेरिवेटिव होगा आपके पास कॉस हाइपरबोलिक जेड, उसकी वैल्यू जेड इज इक्वल टू जीरो पे वन होगी, तो जेड क्यूब ओवर थ्री फैक्टोरियल की टर्म आपको यहाँ पे नजर आएगी। तो ये अगली स्लाइड पे है, ये ले जी। बल्कि यहाँ पे तो फिफ्थ भी निकाला हुआ है, वो भी उसी तरह से हो रहा था। थर्ड डेरिवेटिव आपके पास कॉस हाइपरबोलिक जेड था, जो फोर्थ है उसने साइन हाइपरबोलिक जेड हो जाना था, और फिफ्थ ने कॉस हाइपरबोलिक जेड, फिफ्थ ने कॉस हाइपरबोलिक जेड, और कॉस हाइपरबोलिक जीरो जो होता है वो वन होता है, इसलिए ये वाली टर्म आ रही है। तो ये लिख लीजिएगा।
ये तो एग्जैक्टली वही है, इसकी तो डिटेल में जरूरत नहीं है। इसका तो पहला डेरिवेटिव लें, दूसरा लें, तीसरा लें, ई पावर जेड ही रहेगा। इसमें वैल्यू ले लें, यहाँ पे जीरो ले लें, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, ई पावर जीरो वो वन ही रहेगा। अब ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि सामने मैक्लॉरिन फार्मूला नहीं है, ये तो आपने इसी लेक्चर में ही किया था, इसकी तो एक्सपेंशन ही आती है, तो इसकी मैं फिलहाल यहाँ पे डिटेल नहीं दे रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज को नोट कर लें, इसमें आपने वो करना है कि वो टर्में जिनकी इवन पावर है उनको अलग कर लें, और वो टर्में जिनकी ऑड पावर है उनको अलग कर लें। इवन पावर वाली यहाँ देखें, जेड पावर जीरो, जीरो को भी इवन ही लिया जाता है। जेड पावर जीरो वन है, ये वन ले लें, जेड स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल ले लें, जेड फोर ओवर फोर फैक्टोरियल ले लें। उसके बाद ये ऑड पावर वाली टर्में आ रही हैं जिसमें जेड आ रहा है, जेड क्यूब ओवर थ्री फैक्टोरियल आ रहा है, जेड फाइव ओवर फाइव फैक्टोरियल आ रहा है। अब यहाँ पे देख लें, ये जो आपके पास आ रही है वैल्यू, ये आपके पास कॉस हाइपरबोलिक जेड की है, वो पिछली स्लाइड पे है। ये साइन हाइपरबोलिक जेड की है, तो ऊपर भी लिखी हुई है। तो फार्मूला आ गया, ई पावर जेड आ गया कॉस हाइपरबोलिक ऑफ जेड प्लस साइन हाइपरबोलिक ऑफ जेड। अब यहाँ से वो कहता है जी कि फ्रॉम टू, टू अब यहाँ पर लिखी हुई, टू से असल में इसकी जो मुराद है ना, वो है कॉस हाइपरबोलिक जेड की वैल्यू, और वो वैल्यू जो थी कॉस हाइपरबोलिक जेड की क्या थी, वन प्लस जेड स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल प्लस जेड फोर ओवर फोर फैक्टोरियल। उसमें जेड को आप माइनस जेड करें तो फर्क नहीं पड़ता, तो ये इसलिए लिखा हुआ है, इसलिए फ्रॉम टू लिखा हुआ है। हाँ, थ्री यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे देख लें, अगर z को माइनस जेड से रिप्लेस करूं तो यहाँ भी माइनस बार आएगा, ऑड पावर है यहाँ से ही माइनस बार आएगा, ये ऑड पावर है यहाँ से ही माइनस बार, ओवरऑल माइनस बार लेंगे तो माइनस बार लेने के बाद ब्रैकेट में जो सीरीज होगी साइन हाइपरबोलिक z की होगी, तभी इस तरह से ये लिखा हुआ है, इस तरह से ये लिखा हुआ है, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक माइनस जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक जेड। जब ये वाली चीज हो गई तो अब यहाँ पे ये करें कि z को माइनस जेड से रिप्लेस करें, तो यहाँ पे ई पावर माइनस जेड आ जाएगा, इधर z को माइनस जेड से रिप्लेस करेंगे, माइनस गायब हो जाएगा, इधर करेंगे रिप्लेस तो माइनस बाहर आ जाएगा, इन दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए। ये आपके पास 4 आ गया, ये आपके पास 5। अब वही काम करना है कि इन दोनों को एक बार आप ऐड कर लें, दिस प्लस दिस करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक जेड वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे प्लस है, कॉस हाइपरबोलिक जेड वाली जो टर्म है वो ऐड हो जाएगी, 2 नीचे चला जाएगा। ये कॉस हाइपरबोलिक जेड की आपके पास डेफिनेशन आ गई, या वैल्यू आ गई। इसी तरह से आपके पास जो है, इसको माइनस कर लें, दिस माइनस दिस, तो यहाँ पे जब आप देखें माइनस करेंगे दिस माइनस दिस, तो ये जब माइनस इसमें से होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 साइन हाइपरबोलिक जेड 2 नीचे चला जाएगा। ये वैसे ही करके दिखाया हुआ है। अगर आपने टेंजेंट हाइपरबोलिक जेड निकालना है तो साइन हाइपरबोलिक जेड ओवर कॉस हाइपरबोलिक जेड, यानी कि ये वाली टर्म ऊपर आएगी और ये वाली टर्म नीचे, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। ये डेफिनेशन आ गई। अब ये डेफिनेशन इस स्लाइड पे, लेकिन अगली स्लाइड पे इन्हीं को यूज करके हम कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग द हाइपरबोलिक फंक्शंस। मैंने अभी इसी लेक्चर में आपको बताया था कि आइडेंटिटी में इक्वेशन में फर्क होता है। अब ये देखें, इसमें कई बार रटा लगाना पड़ता है। अच्छा जी, वो कॉस कर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन था, लेकिन जब हाइपरबोलिक होता है तो ये होता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा जी साइन के साथ। अब देखें प्रूफ होगा, तो मैं थीटा कह रहा हूँ लेकिन यहाँ पे जेड लिखा हुआ है, हम कॉम्प्लेक्स के लिए। अब वही करें कि लेफ्ट हैंड साइड को देखें, पहले देखें इसका प्रूफ तो करें, ऐसा ही होता है। अब कॉस हाइपरबोलिक जेड की यही आपने निकाली है ना वैल्यू, या डेफिनेशन, ई पावर जेड प्लस ई पावर माइनस जेड ओवर 2। साइन हाइपरबोलिक जेड की यही निकालिए ना, ई पावर जेड माइनस ई पावर माइनस जेड ओवर 2। तो अब यहाँ पे देख लें, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म आ जाएगा, वो ये आता है, स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म वो ये चीज आती है, ट्वाइस फॉरवर्ड करेंगे तो ई पावर जेड इंटू ई पावर माइनस जेड, वो ई पावर 0 1 हो जाएगा, ये आ गया। माइनस साइन, ये स्क्वायर इसका करेंगे ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा, माइनस ट्वाइस फॉरवर्ड ये आ जाएगी। अब ये वाली टर्म एक्जैक्टली इसके साथ कैंसिल हो रही है, यहाँ माइनस साइन है, ये वाली टर्म एक्जैक्टली इससे कैंसिल हुई, माइनस साइन है। अब ये 2, ये माइनस और माइनस प्लस, ये 4 और 4 1, ये हो गया। तो एक चीज तो नजर आ गई, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर z माइनस sin हाइपरबोलिक z स्क्वायर z इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे आपके पास जो है प्लस नहीं आता, ये हाइपरबोलिक है। आगे मैं आपको मजीद टेक्निक्स बताऊंगा। अब यहाँ पे देख लें, ये फार्मूला बदल गया ना, बदल से मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक में यहाँ पे प्लस होता है। अब इसको देखें, ये है cos हाइपरबोलिक z1 प्लस z2, ये है cos हाइपरबोलिक ऑफ z1 cos हाइपरबोलिक ऑफ z2। अब यहाँ प्लस आ रहा है, हालांकि ट्रिग्नोमेट्रिक होता तो यहाँ माइनस आता है, फिर दोनों साइन की टर्म आ रही है। पहले इसका प्रूफ करते हैं। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं, cos हाइपरबोलिक z की ये वाली वैल्यू बनती है, cos हाइपरबोलिक z2 की ये वाली वैल्यू बनती है, बल्कि यहाँ कहना चाहिए cos हाइपरबोलिक z1 की ये वाली वैल्यू बनती है, और cos हाइपरबोलिक z2 की ये बनती है। sin हाइपरबोलिक z2 और z1, यहाँ पे देखें sin हाइपरबोलिक ऑफ z1 ये वैल्यू लिखी हुई है, sin हाइपरबोलिक ऑफ z2 ये वैल्यू। अगर ये चारों कंफ्यूज कर रही है तो पहले जाके देखें cos हाइपरबोलिक z की वैल्यू क्या थी, sin को क्या देखनी, ऊपर लिखी हुई है, देखें यहाँ पे z की जगह z1 करेंगे, ये तो स्क्वायर स्क्वायर को छोड़ें, तो यहाँ पे z1 करें, यहाँ पे z1 यही आ रहा है ना, यहाँ पे करें z2 यही आ रहा है ना, यहाँ पे करें z1 यही आ रहा है ना, यहाँ पे करें z2 यही आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखें, जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 को 2 से तो 4 आ जाएगा। अब जब मल्टीप्लाई होते हैं कि ये वाली टर्म जब इसके साथ मल्टीप्लाई होती है तो ये आ जाता है,
ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होती है तो यहाँ पे देख लें z1 माइनस z2 आ जाता है। ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होती है तो z2 माइनस z1 आता है। ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होती है तो माइनस साइन कॉमन लें z1 प्लस z2 आता है। इस तरह से ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होती है तो z1 प्लस z2, ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होती है तो z1 माइनस z2, और यहाँ पे माइनस साइन भी आ रहा है। ये वाली टर्म जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो पहले माइनस साइन, उसके बाद z2 माइनस z1, ये हो गया, और ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये प्लस, और अब क्योंकि बेस सेम है तो जाहिर बात है पावर ऐड होगी, माइनस कॉमन ले लें z1 प्लस z2। अब यहाँ पे देख लें ओवरऑल एलसीएम 4 लिया हुआ है। अब कैंसिल कौन सी हो रही है, ये वाली टर्म में कैंसिल हो रही है, ये दोनों यहाँ पे देख लें, ये माइनस ये प्लस, ये वाली टर्में भी कैंसिल हो रही हैं, ये प्लस ये माइनस, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, ये दोनों भी ऐड हो जाएंगी, और ये क्या बनता है वो आपके पास, ये बनता है, ये 2 कैंसिल कर दें तो नीचे भी 2 आ जाएगा, और ये कॉस हाइपरबोलिक z1 प्लस z2 का फार्मूला। ठीक है जी, बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ऑफ z। अगर यहाँ पे मतलब z होता तो यहाँ पे z आ रहा होता, यहाँ पे z आ रहा होता, नीचे 2 आ रहा होता। अब आ गया जी ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक आइडेंटिटी। अब देखें इनमें याद करने वाली कोई चीज नहीं है, आपने इसका भी प्रूफ किया, आपने इसका भी किया है। अब इसका की पॉइंट सुन लें, अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है तो उसको हाइपरबोलिक फार्मूले में कैसे कन्वर्ट करना है, चले आइडेंटिटी लिखा, आइडेंटिटी कहते हैं। अब की पॉइंट सुन ले, जहां पे डबल साइन प्रोडक्ट आता है वहां पे साइन चेंज कर दें, यहाँ प्लस है ना, माइनस कर दें, हाइपरबोलिक का फार्मूला बन जाएगा। ये देखें की पॉइंट बता दिया मैंने आपको। इसी तरह से अगर आपको हाइपरबोलिक वाला पता है, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक वाला बनाना है, वही काम करें, जहां डबल साइन प्रोडक्ट आता है वहां पे साइन चेंज कर दें, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला बन जाएगा। अब कहेंगे इधर तो कुछ नहीं हो रहा, इधर डबल साइन प्रोडक्ट है ही नहीं, साइन ऑफ z1 प्लस z2, या वो रिकॉल करें साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, वही फार्मूला है, साइन ऑफ z1 साइन कॉस ऑफ z2 प्लस कॉस ऑफ z1 साइन ऑफ z2। इसमें देखें दो साइन की टर्म में मल्टीप्लाई नहीं हो रही, एक साइन की एक कॉस की है, फिर एक कॉस की है, फिर साइन की है, तो साइन हाइपरबोलिक z1 प्लस z2 एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा जाएगा। हाइपरबोलिक जरूर आएगा, यहाँ साइन ऑफ z1 है, यहाँ साइन हाइपरबोलिक z1 आ जाएगा, या कॉस ऑफ z2 है, या कॉस हाइपरबोलिक ऑफ z2 आ जाएगा, या कॉस ऑफ z1 है, या कॉस ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ z1 आ जाएगा, यहाँ साइन ऑफ z2 है, यहाँ साइन हाइपरबोलिक z2 आ जाएगा। लेकिन कोई साइन की चेंज नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ साइन का डबल प्रोडक्ट हुआ ही नहीं है। अब 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर z जो सीकेंट स्क्वायर होता है, तो जब यहाँ पे करेंगे तो हाइपरबोलिक में जब जाएंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, इधर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर z है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए कि यहाँ पे टेंजेंट में साइन मौजूद है, दिस इज साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर, साइन का डबल प्रोडक्ट मौजूद है, यहाँ माइनस आ गया। इसी तरह यहाँ पे देख लें कॉस z1 प्लस z2, कॉस ऑफ z1 कॉस ऑफ z2 माने साइन ऑफ z1 साइन ऑफ z2। अब जब यहाँ पे हाइपरबोलिक के साथ आएगा तो ये प्लस साइन आएगा, जब ये प्लस साइन आएगा आपके पास तो यहाँ पे देख लें हाइपरबोलिक z1, लेकिन ये देख लें डबल साइन प्रोडक्ट है। अब बजाय कि ये कंफ्यूजन हो रही हो कि जी देखें जी डबल साइन प्रोडक्ट है तो क्या वो आगे एंगल तो नहीं, मैं कहता आर्गुमेंट कह लें हाइपरबोलिक की, कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट जिस पे कि कॉस हाइपरबोलिक अप्लाई हो रहा है, कि मतलब कि ये दोनों z ही होने चाहिए, यानी कि कॉस हाइपरबोलिक ऑफ z इनटू कॉस हाइपरबोलिक z। तो आंसर आ गया नहीं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये डबल साइन प्रोडक्ट आ गया ना, दिस इज द डबल साइन प्रोडक्ट, ये वाली चीज आपके पास आ रही है। तो जहां डबल साइन प्रोडक्ट वाली टर्म आ रही है वहां प्लस कर दें। यहाँ पे देख लें ये साइन की दो टर्म में मल्टीप्लाई हो रही थी, यहाँ भी साइन की दो टर्म में मल्टीप्लाई हो रही है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये हाइपरबोलिक है, साइन चेंज कर दें, हाइपरबोलिक का फार्मूला आ गया। अब आएंगे इस पे cos ऑफ 2z cos स्क्वायर z माने sin स्क्वायर z, ये तो यहाँ पे देख लें सिंपल यहाँ से नजर आता है, यहाँ z प्लस z करें तो ये 2z हो जाएगा, यहाँ पे z और z करें तो cos स्क्वायर z हो जाएगा, यहाँ z और z करें तो sin स्क्वायर, तो प्रूफ ही हो गया। अब आ जाए cos हाइपरबोलिक ट्वाइस ऑफ z, यहाँ पे z और z करें 2z हो जाएगा, यहाँ पे z और z करें cos हाइपरबोलिक स्क्वायर z हो जाएगा, यहाँ पे z और z करें sin हाइपरबोलिक स्क्वायर z हो जाएगा प्लस। लेकिन वही चीज है कि जहाँ sin का डबल प्रोडक्ट आ गया वहां पे साइन चेंज कर दें, नीचे लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी टू हाइपरबोलिक एंड वाइस वर्सा, यानी कि हाइपरबोलिक टू ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकती है, चेंज द साइन ऑफ डबल साइन प्रोडक्ट। ये देखें दोनों को साइन ही कहा जा रहा हूँ, लेकिन पहला साइन है कि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। जो ये वाला साइन है ये आपके पास जो है वही है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है, ठीक है, ये वो वाला है। तो जहां भी आपने ट्रिग्नोमेट्री से हाइपरबोलिक में जाना है, हाइपरबोलिक से ट्रिग्नोमेट्री में जाना है, तो जो डबल साइन प्रोडक्ट होगा उसका साइन चेंज कर दें। जहां पे डबल साइन प्रोडक्ट, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे डबल साइन प्रोडक्ट था, हमने साइन चेंज कर दिया, यहाँ पे मौजूद था साइन ओवर कॉस, साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे डबल साइन मौजूद था, चेंज कर दिया, यहाँ मौजूद था, चेंज कर दिया। अच्छा, ये अब स्टूडेंट्स काफी पूछते हैं जी इसमें ग्राफ कैसे बनता है कॉम्प्लेक्स में। पहली बात है कि ये तो आपका फर्स्ट कोर्स है और इसमें ग्राफिंग इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, लेकिन उतनी इंटरेस्टिंग है। एक टेस्ट दिया गया यहाँ पे लिखा है फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल रिविजिटेड ज्योमेट्रिकली। अब यहाँ पे उस तरह से ग्राफ नहीं बन सकता जैसे आपके रियल बनते हैं, तो यहाँ पे सिचुएशन पर डिपेंड करता है, आपकी सिचुएशन से क्या बात है। ये देखें दी हुई है, उसने कहा शो दैट द इमेज ऑफ द राइट हाफ प्लेन, इसको राइट हाफ प्लेन कह रहा है। अब देखें बजाय कि आगे पढ़े कंफ्यूज इसको रिकॉल करें, ये कोई चीज पढ़ी थी आपने, रियल ऑफ जेड क्या होता है, एक्स था। अब एक्स ग्रेटर देन 1/2 क्या होता है,
अब देख लें, आपने कहा था x इज इक्वल टू 0 जो होता है y एक्सिस होता है, x इक्वल टू 1 जो होती है वो लाइन होती है पैरेलल टू y एक्सिस होती है, और y एक्सिस से एक यूनिट राइट हैंड साइड पे होती है। तो इसका मतलब है कि 1/2 x इज इक्वल टू 1/2 क्या है? ये भी आपके पास वर्टिकल लाइन है जिसका डिस्टेंस आपके पास वर्टिकल एक्सिस से 1/2 के। अब ग्रेटर देन है तो उस लाइन के आगे आगे, तो इसलिए इसने राइट हाफ प्लेन का, थोड़ा सा आपको पता लग गया होगा, आगे फिगर बनी हुई है। फिर कहता है अंडर द मैपिंग, ये मैपिंग है ओमेगा इज इक्वल टू 1/z, ओमेगा u प्लस योटा v है, z x प्लस योटा y है। वो कहता है ये डिस्क होगी, मतलब वो कहना ये चाहता है कि आप ये बताएं कि जो राइट हाफ प्लेन है ये वाला, ये राइट हाफ प्लेन, ये आपके पास जो मैपिंग है, इस मैपिंग के जरिए जो वो यूवी प्लेन में जाएगा तो वहां पे ये वो डिस्क बनेगी। और डिस्क से क्या मुराद है, अब इसको रिकॉल करें, मैंने आपको सर्कल करवाया हुआ है, सर्कल मैंने करवाया था, जुबानी बोलने लगा हूं। मैंने आपको कहा था एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बनती है जिसका सेंटर z नॉट है, रेडियस r है। और ये कहां पे मैंने करवाया था, लेक्चर 2 स्लाइड 4, उसी तरह का ये। तो अगर ये इक्वल टू होता, ध्यान सुने, अगर ये इक्वल टू होता तो आपके पास ये सर्कल बनना था जिसका सेंटर 1 है, रेडियस 1 है, लेकिन ये लेस देन है, इसका मतलब बाउंड्री के अंदर अंदर। ऐसा सर्कल यूवी प्लेन में जिसका कि आपके पास सेंटर 1 है, रेडियस 1 है, उसके अंदर का इलाका। यहाँ पे देख लें z एक्स वाई प्लेन में है, ओमेगा आपके पास जो है यूवी प्लेन में। ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या लें, w लिखना, w लिख लें, तो वैसे ओमेगा चलता है। अब देख लें रियल ऑफ z ग्रेटर देन 1/2, यानी कि x ग्रेटर देन 1/2 हो गया ना। अब z इज नॉट इक्वल टू 0, कैसे कह सकते हैं, z तो 0 तब होगा ना अगर x भी 0 तो y भी 0, तो x तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1/2 है, तो ये तो हो गया नॉन जीरो। क्यों हमने ये खुशी का इजहार किया यहाँ पे, इसलिए इसका मतलब है कि मैं इनको इंटरचेंज कर, z को इधर ले जाऊं, ओमेगा को इधर ले जाऊं। अब देखें ये स्टेप्स क्या करते हैं, अच्छा जी अब यहाँ पे ये करना था। अब देखें आपने प्रूफ क्या करना है, आपने एक इक्वेशन निकालनी है, यहाँ पे तो सिंपल थी ये वाली, ये है जी राइट ऑफ प्लेन। अब आपने ये भी तो प्रूव करना है कि दूसरे प्लेन में जब ये मैप हो जाता है अंडर दिस मैपिंग, तो जो दूसरे प्लेन में इक्वेशन बनती है वो ये बनती है, ये निकालनी है ना। तो इसका मतलब है कि जब ये निकालनी है तो हमने लिखना तो पड़ेगा, अब इसको भी लिखना पड़ेगा जी आपके पास x प्लस योटा वाई, इसको भी लिखना पड़ेगा u प्लस योटा v। और जब भी नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट नहीं पता होता, उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ऊपर आपके पास देख लें, यहाँ पे देख लें रियल पार्ट, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बराबर हो या दो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस बराबर हो तो रियल पार्ट रियल के बराबर होता है। अब रियल यहाँ पे तो x है, वो तो ये है, यहाँ पे रियल क्या है जिसमें योटा नहीं आ रहा, यहाँ पे u है, नीचे क्या है u प्लस योटा v इंटू यू माइनस योटा v, यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर होता है। इमेजिनरी पार्ट क्या है, यहाँ पे तो आयोटा y का देख लें, जो आपके पास कोफिशिएंट है, यहाँ पे आयोटा का कोफिशिएंट यानी कि y, यहाँ पे y बनता है, और यहाँ पे क्या बनता है आयोटा छोड़ के माइनस b, ये लिखा हुआ है, और नीचे u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ये आ गया। अब जब ये वाली चीज आपके पास ग्रेटर देन 1/2 है, x ग्रेटर देन 1/2 है, ये वाली चीज आपके पास ग्रेटर देन 1/2 है, तो ये वाली चीज ग्रेटर देन 1/2 है, ठीक हो गया ना। अब एक तरह से इक्वेशन बन गई ना। आप कहेंगे जी इसको क्यों नहीं यूज किया, भाई y की तो मेरे पास कोई कंडीशन नहीं दी हुई, x की दी हुई है ग्रेटर देन 1/2। अब यहाँ पे देख लें मैंने, ये x इज इक्वल टू, और एक तरफ x है एक तरफ आपके पास u और v है। अब जब मैं कहता हूँ ग्रेटर देन 1/2, अब एक मेरे पास ये इक्वेशन नहीं करना चाहिए, इनइक्वालिटी बन गई, इनइक्वालिटी बन गई है कि अब मैपिंग के बाद ये शक्ल है। अब देखना है क्या ये वाली जो चीज है क्या वही है जो यहाँ बताई हुई है, ये अब आपने जरा थोड़ा सा करना है, वो इतना कोई मसला नहीं है। यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर को इस तरफ ले जाएं और 2u को इधर ले जाएं। यू स्क्वायर प्लस वी वाली जो वी स्क्वायर वाली टर्म है वो लेस देन है 2u वाली आपके पास जो है ये बड़ी टर्म है, ये हो गया। अब स्क्वायर कंप्लीट कर लें, 2u को पहले लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, -2u हो गया। स्क्वायर कैसे कंप्लीट करना है, दोनों तरफ +1 किया हुआ है। और तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि आपके पास जो है u का जो आपके पास है, इसको क्या करते होते हैं आमतौर पर ये बताते हैं, अच्छा जी इसको जी 2 पे डिवाइड करते हैं, और जो फिर टर्म रह जाती है एक तो u रह जाती है, वो तो उसका स्क्वायर नजर आ रहा है, एक कहते हैं -1, उसका स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पे 1 ऐड किया, यहाँ पे 1 ऐड किया। तो यहाँ पे देख लें पहली तीन टर्म को यहाँ करें तो u -1 होल स्क्वायर बनता है, यहाँ पे v स्क्वायर बनता है, लेस देन 1। अब यहाँ पे देख लें ये बन गया आपके पास, ये आपके पास अगर ये इक्वल टू होता तो ये सर्कल होता जिसका सेंटर 1 0 है और रेडियस 1 है, लेकिन ये लेस देन है तो वाकई ये वाली ही डिस्क है। इसको मजीद देखते हैं ये इस शक्ल में कैसे आती है। ये लें जी, ये क्वेश्चन थी ना, उसके बाद डायरेक्टली लिखा गया, लेकिन इसका तरीका देख लें। ओमेगा होता है u प्लस आयोटा v, और जब आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की तो आप जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर करते हैं, u -1 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद जो इमेजिनरी पार्ट है उसका भी स्क्वायर करते हैं, और ये लेस देन 1, ये ओमेगा u प्लस आयोटा v, ये चीज आपके पास। तो जो इमेज बनता है इसका, यहाँ ध्यान से देखें, रियल ऑफ z ग्रेटर देन 1/2, पहले इसको देख लें, ये है जी, ये आपके पास था जी रियल एक्सिस, ये आपके पास है इमेजिनरी एक्सिस, ये है जी x इक्वल टू -1, ये है जी x इक्वल टू 1, वैसे कहना चाहिए z इक्वल टू 1, z इक्वल टू -1, और ये बेशक कह लें आप z इक्वल टू आयोटा, z इक्वल टू -आयोटा।
आयोटा क्या होता है आपके पास, आयोटा को आप लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा यानी कि 0 1, ये है 0 माइनस 1, ये है 1 0, x इक्वल टू 1.2, लेकिन जो डॉटेड पोर्शन है वो ये लाइन इंक्लूड नहीं किया, रियल ऑफ z ग्रेटर देन 1.2, x ग्रेटर देन 1.2, ये राइट हाफ प्लेन तक इसने कहा हुआ है। ये तो आगे तक जा रहा है, मैंने यहाँ तक ये तो चलता ही चला जा रहा है। अब जो दूसरा है वो ये क्या है, ये थी जी मैपिंग, इधर पहुंच गए। यहाँ पे देखें ये रियल एक्सिस बनता है और ये इमेजिनरी। इस केस में जब आप लिखते हैं ओमेगा को u प्लस आयोटा v, तो ये u जो है ये रियल एक्सिस है, v आपके पास इमेजिनरी एक्सिस है। बिल्कुल उसी तरह से माइनस आयोटा, आयोटा माइनस 1 और ये 1। अगर आप इसको u इज इक्वल टू 1 कहें तब भी ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू 1 कहें तो दिमाग में होना चाहिए 1 प्लस आयोटा 0 यानी कि 1, u इज इक्वल टू 1 है, ये माइनस 1 है, और यहाँ पे भी देख लें आयोटा वही 0 1 है, माइनस आयोटा वही 0 माइनस 1 है। यहाँ से इधर पहुंचे। अब यहाँ पे देख लें वो कहता है जी कि ये डिस्क है, ये डिस्क है जिसका सेंटर 1 है, ये नजर आ रहा है, ठीक है जी, सेंटर 1 है और रेडियस जो आपके पास है, मतलब रेडियस 1 कह सकते हैं लेकिन उसकी बाउंड्री इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे भी 1, लेफ्ट साइड में भी 1 तक ही आ रहा है, तो यहाँ पे देख लें ये बाउंड्री शामिल नहीं है, डॉटेड पोर्शन शामिल है। तो देखें इंटरेस्टिंग चीज नहीं है, ये तो इन्फिनिट किस्म की कोई चीज थी जो खत्म ही नहीं हो रही थी, लेकिन मैपिंग के बाद फाइनाइट आई है, इंटरेस्टिंग तो है। तो यहाँ पे देख लें बाउंड्री शामिल नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख लें वो वाला सर्कल जिसका कि सेंटर आपके पास 1 है और यहाँ पे रेडियस 1 है, उसके अंदर का पोर्शन, ये मुझे इश्तिहार क्या आता होता है, दाग लगा तो सीखा नहीं, ये लें, लेकिन आप इसको मिटा ना दीजिएगा, ठीक है, उससे मतलब कि वॉशिंग पाउडर से धो ना दीजिएगा, ये समझाने के लिए बनाए हैं। तो यहाँ से समझ आ जाना चाहिए कि जो राइट हाफ प्लेन है आपके पास अंडर दिस मैपिंग इस डिस्क के ऊपर मैप होगा, जिसका सेंटर 1 है और रेडियस ही 1 है, बाउंड्री उसमें नहीं इंक्लूड होती, ठीक है। तो ये लेक्चर आपका 10 एंड हो गया, इसको बार बार देखें, समझने की कोशिश करें, कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा।